सीट पर भी आज चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आजम खान एक बार फिर से चुनावी मैदान में और काफी दबदबा भी रहा है उनका वहां पर, तो इस बार क्या लगता है, कुछ सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस वहां पर हैं या नहीं, देखिए, या क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जिस तरह से उन्होंने अपने ही क्षेत्र के लोगों को तंग किया है, उनकी जमीनें हड़पी हैं, पैसा हड़पा है, अपनी पहले भी हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं किस तरह से उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने सरकारी संपत्ति को वहां पे ले गए हैं, यहाँ तक कि किताबों को भी नहीं छोड़ा है, अंदर से जो सामान निकला है वो सरकारी संपत्ति थी। इस तरह से वहां पे लोगों की आसपास के अपने ही रिलीजन के लोगों की उन्होंने किस तरह से जो है उनका शोषण किया है। तो रामपुर की जनता जो है ऐसे व्यक्ति को, जो कि अपना बनकर पीठ में छुरा मारने वाला है, जो अपना बनकर अपनों को ही शोषण करने वाला है, जो अपने परिवारवाद के अंदर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है, ऐसे व्यक्ति जो है उसको करारा जवाब देगी जनता। जनता समझदार है, बेवकूफ नहीं है जो दोबारा से उनको चुन लेगी। जनता जो है करारा जवाब देगी इस बार और बता देगी कि भ्रष्टाचार जो है उसकी कहीं भी जगह नहीं है। अभिनव जी, काफी आत्मविश्वास से भरपूर दिख रहे हैं आप, लेकिन कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है बीजेपी का? क्योंकि जिस तरीके से कई अहम मुद्दे इस बार देखने को मिले, किसान आंदोलन चला काफी लंबा, और जो महंगाई है उसको लेकर भी काफी उछाला गया, बेरोजगारी एक बार फिर से मुद्दा बनी है, इसके बावजूद आपका ये कह पाना क्या लगता है? जो समाजवादी के टाइम बेरोजगारी 17% पे थी, वो अब 4% से भी कम है, 3.5% पे बेरोजगारी की दर आ गई है। अगर ऐसा कार्य हुआ है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। किसानों को, आपको पता है, जो 2.5 साल तक जो किसानों का भुगतान नहीं हो पाता था, वो 20 दिन के अंदर किसानों का भुगतान हो गया, और वो भी बिना किसी बिचौलिए के ऐप के माध्यम से सीधा किसान के खाते में पैसे पहुंचे हैं। अगर ऐसा कार्य हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो अन्य योजना हो। किसानों को पूरा किसानों को पता है कि अगर उनके लिए किसी ने काम किया है तो उनके लिए काम भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में योजनाएं निकली, और योजना नहीं निकली, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको जमीन पे भी उतारा गया हर तरीके से, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो वैक्सीन को लगाना हो, चाहे वो व्यापार के लिए। आप जो है जहाँ पे ईज डूइंग ऑफ बिजनेस के अंदर, जहाँ पे कहीं नाम ही नहीं था उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 17-20 नंबर के ऊपर आता था, वह दूसरे नंबर पे अगर किसी कार्यकाल में आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही ऐसा आया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिस तरह की योजनाएं लेके आए हैं और जिस तरह से व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है, और व्यापार बढ़ेगा तो उसके अंदर रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और बिजली देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास के पथ पे, अगर विकास के पथ पे अगर दौड़ रही है यूपी, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, योगी जी की सरकार के द्वारा ही दौड़ रही है। कि जनता खूब समझ रही है और जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार जिताना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। जी, अभिनव जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता को बता दें कि चुनावी प्रक्रिया जारी है, मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें हैं, और आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बाकी और सीटों की तरफ, जहां पर प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखाएंगे। बिजनौर के बरहापुर सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है, इस बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बरहापुर थे सुशांत सिंह बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, कपिल कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, मोहम्मद गाजी बसपा की तरफ से मैदान में हैं, हाजी एहसान अली अंसारी कांग्रेस की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में हैं बरहापुर सीट से। बिजनौर की एक अहम सीट बरहापुर सीट है ये, जहां पर सुशांत सिंह बीजेपी ने इस बार चुनावी रण में उतारे हैं, कपिल कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से, मोहम्मद गाजी बसपा की तरफ से, और हाजी एहसान अली अंसारी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ ही बिजनौर की नगीना सीट के बारे में चर्चा करेंगे। नगीना सीट पर कौन से प्रत्याशी हैं, दिखाते हैं आपको। डॉक्टर यशवंत बीजेपी की तरफ से नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज कुमार पारस समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ब्रिजपाल सिंह बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, राजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिजनौर की नगीना सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर यशवंत बीजेपी की तरफ से, मनोज कुमार पारस उन्हें टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, ब्रिजपाल सिंह
बसपा की तरफ से चुनावी रण में और राजीव सिंह अपनी दावेदारी कांग्रेस की तरफ से पेश कर रहे हैं बिजनौर की नगीना सीट से। बिजनौर के बाद अब रुक करेंगे संभल का। तो संभल की असमोली सीट की यहां पर चर्चा करेंगे। असमोली से कौन चुनावी मैदान में है आपको दिखा दें। हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू बीजेपी की तरफ से असमोली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीमती पिंकी सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। रफातुल्ला उर्फ नेता छिद्दा बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाजी मरयूब आलम कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। असमोली सीट के यहां पर आपको सूची दिखा रहे हैं। संभल की सीट है असमोली, वहां से आपको बता दें असमोली विधानसभा सीट से हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। श्रीमती पिंकी सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। रफातुल्ला उर्फ नेता छिद्दा बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। हाजी मरगूब आलम कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। संभल की असमोली सीट से जो प्रत्याशी मैदान में है उनकी सूची हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में जारी है। मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही केंद्रों के बाहर वोटर्स की लाइन लगनी शुरू हो गई थी और अभी भी सिलसिला जारी है। लोग पहुंच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और मतदान किया जा रहा है। और अब संभल की विधानसभा सीट के बारे में आपको बता दें कि संभल विधानसभा सीट से प्रत्याशी इस बार मैदान में है बीजेपी की तरफ से राजेश सिंघल। संभल सीट पर प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राजेश सिंघल बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है। इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। शकील अहमद कुरैशी बसपा की तरफ से चुनावी रण में है। निदा अहमद कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। संभल सीट से अहम सीट संभल सीट मानी जा रही है जहां से राजेश सिंघल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी की तरफ से, शकील अहमद कुरैशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और निदा अहमद कांग्रेस पार्टी की तरफ से टक्कर देने के लिए इस बार संभल सीट से मैदान में है। और संभल की चंदौसी सीट की ओर रुख करेंगे। चंदौसी से कौन से प्रत्याशी मैदान में आपको दिखा दें, जहां पर आपको बताते चले श्रीमती गुलाबो देवी बीजेपी पार्टी की तरफ से चंदौसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इस बार विमलेश सपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। रणविजय सिंह बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है चंदौसी सीट से और श्रीमती मिथिलेश कांग्रेस की तरफ से चंदौसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। श्रीमती गुलाबो देवी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। आपको दिखा रहे हैं सूची संभल की चंदौसी सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की, जहां पर आप साफ देख सकते हैं बीजेपी ने इस बार श्रीमती गुलाबो देवी को मैदान में उतारा है। विमलेश समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। रणविजय सिंह बसपा की तरफ से और श्रीमती मिथिलेश कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है संभल की चंदौसी सीट से। और अब एक हाई प्रोफाइल सीट यहां पर हम आपको बता दें रामपुर की तरफ रुख करेंगे। रामपुर की मिलक सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में आपको दिखा दें कि रामपुर सीट से श्रीमती राजबाला बीजेपी की तरफ से रामपुर की मिलक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। विजय सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। सुरेंद्र सिंह सागर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैदान में है और कुमार एकलव्य वाल्मीकि कांग्रेस की तरफ से इस बार चुनावी रण में मिलक सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। श्रीमती राजबाला बीजेपी की तरफ से, विजय सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुरेंद्र सिंह सागर बसपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कुमार एकलव्य वाल्मीकि मिलक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब रामपुर की जो मेन सीट है उसके प्रत्याशी आपको बता दें रामपुर सीट से कौन चुनावी मैदान में है। आकाश सक्सेना बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। रामपुर सीट से मोहम्मद आजम खान सपा से चुनावी मैदान में है इस वक्त। सदाकत हुसैन बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। कजीम अली खान कांग्रेस की तरफ से रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी हाई प्रोफाइल सीट, काफी अहम सीट और यहां पर आकाश सक्सेना को बीजेपी ने उतारा है। टक्कर यहां पर काफी अहम देखने को मिल रही है। मोहम्मद आजम खान सपा की तरफ से काफी समय से सीट पर काबिज रहे और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, जिनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा है। सदाकत हुसैन आपको बता दें बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है और कजीम अली खान कांग्रेस की तरफ से काफी अहम टक्कर हो सकती है। यहां पर रामपुर सीट अहम सीट और बहुत चर्चित सीट उत्तर प्रदेश की
मानी जा रही है रामपुर सीट से, जहां मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। हालांकि वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, सजा काट रहे हैं, लेकिन सपा ने उन्हें टिकट दिया है। मोहम्मद आजम खान इस बार चुनावी मैदान में रामपुर सीट से, आकाश सक्सेना उनके सामने उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, सदाकत हुसैन बसपा की तरफ से और काजिम अली खान कांग्रेस की तरफ से रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर की एक और सीट के बारे में आपको बता दें, बिलासपुर सीट है ये रामपुर की। यहां से कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है आपको दिखा दें। बलदेव सिंह औलख बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, अमरजीत सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से, अमरजी राम अवतार कश्यप बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है, संजय कपूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी रण का सामना करेंगे। रामपुर की बिलासपुर सीट के हम प्रत्याशी दिखा रहे हैं आपको। बलदेव सिंह औलख बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है, अमरजीत सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी बीच अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस चुनावी रण के बारे में। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। जी जी सर, दूसरे चरण के चुनाव हैं, क्या लगता है कौन सी सीट पर चुनौती तगड़ी हो सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, दूसरे चरण का जो 55 सीटों का चुनाव है, जो सहारनपुर है, बिजनौर है, नेटौर है, उस एरिया का चुनाव है, जहां किसान सबसे ज्यादा पीड़ित था, जहां बात ये करते थे 80 और 20 की बात करते थे। आज मैं सुन रहा था योगी जी ने सुबह ही ट्वीट किया है 80 और 20, कह रहे नहीं, हमने 80% उसकी बात करी थी कि 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% लोग इनके साथ हैं। तो क्या इन्हें पिछले चुनाव में 80% मत मिले थे? 42%, 40% या 37% मत का मतलब 80% नहीं होता। और संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी निंदा करती है इसकी, कि झूठ को इस तरह से प्रचारित करते हैं। चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं या चाह रहे हैं। इस चुनाव में किसानों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने, युवाओं ने, छोटे व्यापारियों ने, महिलाओं ने और छात्रों ने, जिन पर इन्होंने कार्य हॉस्टल से निकाल के डंडे बजाए नौकरी मांगने के नाम पर, और बलात्कार जिन महिलाओं के साथ और उनके परिजनों ने तय कर लिया है कि इस देश से उस पार्टी को भगाओ, उस सोच को भगाओ जो आपस में बांटने का काम कर रही है, जो रोजगार नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है वोटरों के इस व्यवहार से, और 55 सीटों का जो चुनाव है, पिछली बार यहाँ 20 सीट ऐसी थी जो 500 से 2000 के मार्जिन के बीच हार जीत अंतर हुई, तो और इस बार तो और भी परिस्थितियां। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता अच्छा सबक इन्हें देगी। और यहाँ ये जो इलेक्शन ये जो चल रहा है अच्छी, मैं सबसे पहले मैं भूल गया, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा आपके इस लोकप्रिय चैनल से कि सब लोग मत का जरूर इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। हमारी पार्टी, हमारी नेता, हमारी प्रियंका गांधी और अजय वर्मा आपसे अनुरोध करते हैं कि परिवर्तन के लिए वोट करिए। जी अजय वर्मा जी, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि प्रियंका गांधी की तरफ से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में तो ये नारा लगा दिया गया, आरक्षण भी दिया गया, महिलाओं को टिकट दिए गए, लेकिन बाकी जगह जैसे उत्तराखंड में भी आज चुनाव है, गोवा में भी है, वहां पर महिलाओं के लिए इस तरह का कोई आरक्षण नहीं देखने को मिला। कोई खास वजह इस चीज की, या फिर सिर्फ यूपी ही आपका टारगेट रहा? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, प्रियंका जी यूपी की प्रभारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थी जी। हमने चूंकि जो चीज आज तक हुई नहीं वो हमने सबसे बड़े देश के स्टेट से शुरू करी है, और हमारी कोशिश हो गई कि अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है, और सफल ना भी होता है तो हम इसे सफल बनाने के लिए उसमें जो अगर कोई कमियां रहेंगी तो उसका प्रयोग करेंगे, तो फिर हम इसे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेके लागू करेगी। और ये हमें उम्मीद ये है कि हम बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में जो 40% हमने सीटें दी हैं, मार्जिन के साथ बहुत भारी बहुमत से सीट जीतने वाले हैं हम। तो अजय जी, कौन सी सीट को आप समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर रहेगी, या फिर इस सीट पर दावेदारी जो है आपको लग रहा है कि कड़ी टक्कर मिल सकती है, या फिर उसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में आंकड़े इस बार जो आ रहे हैं ना वोटर के, वो बड़ा मिरेकल टाइप का है, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको सामने नजर आएंगे। जहाँ जो ये देश में, मैं आपके मीडिया को तो नहीं कह रहा, विभिन्न गोदी मीडिया जिनका टारगेट ये है सुबह सुबह नमो नमो जपो और शाम को योगी योगी बंद करो, इसी काम पे लगे रहते हैं। वो दिखाते हैं कि इतना इतना इतना, वो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार आपको याद हो बंगाल में भी वो ऐसे ही दिखा रहे थे, और 5 स्टेटों के चुनाव में भी दिखा रहे थे। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है, वो मुद्दों पे लड़ाई लड़ना चाहती है, वो रोजगार। एक तो अजय जी आपने एक शब्द रट लिया है, गोदी मीडिया। ऐसा कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो मीडिया दिखा रही है।
और कांग्रेस की सक्रियता की अगर बात रहे अगर तो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव की अगर आप बात करें तो कम नजर आई, बाद में प्रचार करने पहुंची थी अगर आपको याद हो। और इसी तरह यूपी के भी चुनाव जिस तरह देखे गए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टक्कर है उसको लेकर ज्यादा बातें सामने आई हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार में कमी तो नहीं देखी गई, लेकिन अभी भी यूपी में जो है कांग्रेस उतनी प्रबलता के साथ नहीं दिखाई दे रही है। क्या लगता है, क्या चूक रही या क्या कमी है जिसको पूरा करने की जरूरत है? देखिए, खाली उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, ये उत्तराखंड में चुनाव है, ये पंजाब में चुनाव है, ये गोवा में चुनाव है, ये मणिपुर में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी आप भी हम बैठेंगे, उम्मीद ये है कि 10 मार्च को या 10 के बाद 4 स्टेटों में अपनी सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ाई लड़के हम लोग जो है बहुत मजबूती से लड़ाई लड़के 403 पे आज ये समझ लीजिए कि कम 32 साल बाद कांग्रेस लड़ रही है 403 सीटों पर अपने अकेले दम पर। ये प्रयास है हमारी नेता प्रियंका गांधी का और उस अजय वर्मा जैसे हर छोटे कार्यकर्ता नेता प्रवक्ता का कि उत्तर प्रदेश में एक नई लहर, नया परिवर्तन का संकेत और सूचक हो, ताकि यहाँ सारी चीजें जो कही जाती है लेकिन होती नहीं है उनको प्रैक्टिकल के तौर पर कहा जाए। अब जैसे हमारी नेता ने हमने उन्नति विधान में घोषणाएं की हैं कि हम रोजगार देंगे, हम पूरा रोजगार देंगे, जो हमने वादा किया है हम करेंगे, हम निभाते हैं। हमने राजस्थान में भी किसानों का कर्जा माफ करा, पंजाब में भी करा, जॉब की बात थी तो जॉब दी, हम लोग झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी, जहां हम गठबंधन में वहां भी, और यहाँ भी हम जनता की बात को, महिलाओं की बात को, युवाओं की बात को, रोजगार की बात को, जीडीपी की बात को, महंगाई की बात को उठाते चलते हैं। और एक और चीज बताऊं आपको महत्वपूर्ण, एक रहस्य उद्घाटन और करना चाहता हूँ। आज क्रूड ऑयल 90 रुपए पार कर गया इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के रूप में, और जिस वक्त आपको याद हो कि 70 रुपए था जब देश में चुनाव नहीं थे, तो रोज 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए सरकार बढ़ाकर अपने क्रोनो कैपिटलिस्टों की मदद करती थी। अगर ये गलती से चुनाव जीत गए लोग, गलती से भी, जो जनता ने मन बना रखा है, तो सरसों का तेल तो इन्होंने 220 खरीद दिया 60 रुपए से, पेट्रोल उसके 3 दिन के बाद 150 रुपए एक साथ जंप करेगा, क्योंकि इन्होंने जान के रोक रखा है। और दूसरा जो ये आपने देखा, गैस सिलेंडर 1000 रुपए, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए तो 150 हो जाएगा। और तीनों कांग्रेस पार्टी के पास क्या काउंटर प्लान है? अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो किस तरीके से कम किया जा सकेगा? तीनों काले कानून जो है, नहीं ये भी बता रहा हूँ आपको, तीनों काले कानून इस प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर फिर थोप दिए जाएंगे। देख लेना आप, ये सरकार का एजेंडा है। ये तो बैठे हुए हैं, तो केवल इन्होंने चुनाव की वजह से टेम्परेरी वापस कर दिया, डर की वजह से कि चुनाव जीते। नहीं अजय जी, आप ऐसे नहीं कह सकते, हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा अगर वो जीत गए तो, क्योंकि इतनी बड़ी बात रही, प्रधानमंत्री खुद आए, उन्होंने माफी मांगी और कानून वापस लिए, वो कहेंगे दोबारा इस तरह से 5 ट्रिलियन, नहीं वो कहेंगे 5 ट्रिलियन, तो आप उसे प्रसारित करेंगे। हम कहेंगे तो हम नहीं कह सकते। लोकतंत्र है, हर आदमी को हर बात कहने का अधिकार है। संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता, फ्रीडम ऑफ वॉइस देता, फ्रीडम ऑफ। पर क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से आए थे उस दौरान और उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि हम समझाने में असफल रहे हैं और तीनों कानून वापस ले लिए, तो आपको लगता है इसके बाद दोबारा से बीजेपी करेगी ऐसा? 1 साल तक कहाँ थे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी? आपकी कहने के अनुसार 700 किसान से ज्यादा मर गए, दिल्ली में 25-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बैठे रहे, एक दिन पहुंचे नहीं संसद में, एक बार भी आपने इनको श्रद्धांजलि नहीं दी। आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि किसान जो है शहीद हुए हैं। और तो मैं एक शेर सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के इसी कथन पर और इसी चीज पर जो आप कह रही कि मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसानों की तरफ से शेर पढ़ रहा हूँ कि मैं कैसे यकीन कर लूं, आप दूर जाके रोए, हमारे पास से आप गुजरे, हमारा हाल तक न पूछा। तो आप बताइए कैसे यकीन कर रहे हैं लोग? आपको याद हो 2014 में कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख रुपए हर एक के खाते देंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, गरीब अमीर बराबर हो जाएंगे, चप्पल वाले जहाजों में जाएंगे, और इस देश में हम सबको समानता का अधिकार देंगे, और 1 मैन 1 टैक्स, एक देश एक टैक्स हम देंगे। बताइए कौन सी बातें आज तक पूरी हुई हैं? आप कहते हैं वो चुनावी जुमले थे, तो कल को ये भी कहेंगे, इसलिए संभावना लगाई जाती है कि कल कह देंगे ये भी चुनावी जुमले थे, हमने तो इसलिए हटा दिए।
मैं इसलिए इत्तेफाक रख रहा हूँ इन बातों से, और इसलिए 136 करोड़ लोगों की बात उठा रहा हूँ मैं। आईटी सेल बीजेपी के झूठ वाला और इनके नेता प्रवक्ता, जिनका एक टारगेट, एक्चुअली मैं बीजेपी एक और रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ। बीजेपी का आईटी सेल ने एक सीडी बना रखी है हर चरण के लिए, नए नए मुद्दे निकाल के लाओ, कोई मुद्दा फेल हो जाए तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसके तहत ये लोग, जमीनी धरातल से कोई मतलब नहीं है, बस सत्ता सुख चाहिए। और जर्मन में हिटलर को भी सत्ता सुख चाहिए होता था, वो भी इसी तरह के काम करता था। चंगेजी खान, हलाकू, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, राजकुमार आर्कड्यूक, सद्दाम हुसैन, आपने देखा कितने बड़े बड़े संसार के तानाशाह रहे, उन्होंने सत्ता तो कर ली लेकिन जनता उनकी नहीं हो पाई थी। और जिस वक्त उनका जनता अंत का हुआ, फैसला